हेलो फ्रेंड्स, जोहार। हम लोग झारखंड PYQ कर रहे थे। उसमें संथाल तक के हो गया था और मुंडा का थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बीच में ही यह वीडियो समाप्त हो गया था। तो अब देखते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। तो मुंडा जनजाति जो है वह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल और उरांव के बाद। तो यह जनजातियों का सीरीज चल रहा है। तो पहला सवाल है, महली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? तो यह मुंडा जनजाति की एक शाखा है, महली और कंपट। महली और कंपट जो हैं वो महली मुंडा अपने आप को कंपट मुंडा से श्रेष्ठ मानते हैं। और जो कंपट होते हैं वो हिंदू धर्म को पालन करते हैं, लेकिन ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू धर्म की वजह से यह कंपट जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये अंतर्द्वंद है आपस में ही। नेक्स्ट है, रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? तो यह मुंडा जनजाति की है। मुंडा जनजाति जो है कोलेरियन समूह का एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। झारखंड में यह आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। और मुख्य रूप से यह कहाँ वास करती है? तो रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, धनबाद, सरायकेला खरसावां जिले में पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक जो कंसंट्रेशन है वह खूंटी जिला में है। नेक्स्ट है, शासन एक स्थान है जहाँ मुंडा। तो शासन क्या है? तो शासन में मुंडा जनजाति जो है अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, उसको शासन कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में मृत्यु होने पर लाश को दफनाने और जलाने दोनों प्रथा पाई जाती है। दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। कहीं कहीं बूढ़े बुजुर्गों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शव को जलाया जाता है। मरणोपरांत अस्थि कलश को एक निश्चित स्थान में गाड़ दिया जाता है। इस स्थान को शासन कहते हैं। तो जहाँ पर ये मरने के बाद हड्डी को वो जहाँ पर गाड़ते हैं उस जगह को शासन कहा जाता है। और वहाँ पर एक पत्थर रख दिया जाता है जिसको शासन दीरी कहा जाता है। और इसे हड़गड़ी भी कहते हैं। शासन दीरी ही मुंडा गांव की असली पहचान है। यानी शासन दीरी के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि यह मुंडा का गांव है। अस्थि विसर्जन पौष माघ के महीने में नई फसल की कटनी के बाद होता है। जो अस्थि विसर्जन का फिर एक प्रक्रिया होता है, तो वो पौष या माघ में वो उसको विसर्जन कर दिया जाता है, जिसको जंगटोपा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन क्या करते हैं? मुंडा शासन में क्या करते हैं? तो ये अपने पूर्वजों की हड्डी को वहाँ गाड़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदीरी जगह है? तो यह मुंडा का एक है शासनदीरी, जो मरने के बाद वहाँ पर दफनाया जाता है और फिर उस वहाँ पर एक पत्थर गाड़ी जाती है, उसको शासनदीरी कहते हैं। नेक्स्ट, झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरी गितियोरा के नाम से जाना जाता है? तो गितियोरा जो होता है मुंडाओं का युवा गिरी है। जैसे उरांव में धुमकुड़िया युवा गिरी है, तो उसी तरह मुंडा जनजाति में गितियोरा भी युवा गिरी है, जहाँ पर युवक युवतियों को दीक्षित प्रशिक्षित करता है। नेक्स्ट है, मुंडा आबादी खुद को बताते हैं, तो क्या बताते हैं? होड़को। अपने आप को होड़को कहलाना पसंद करते हैं ये। कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। होड़को का अर्थ होता है मनुष्य। और मुंडा भी ये कहलाना पसंद करते हैं। और मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो यह मुंडा जनजाति सबसे अधिक पाए जाते हैं। मुंडा का लगभग 3 लाख जो है 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रांची में है। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? तो यह जो ऑप्शन दिया गया उसमें मुंडा जनजाति वह कृषि कार्य करती है। यह अपने हल जनजाति बसी हुई कृषि कार्य करती है, स्थायी गांव में निवास करती है। कृषि करेंगे तो अस्थायी गांव में ही वास करेंगे। और ये अपने ही पारंपरिक तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। और इनका जो मेन फसल है वह धान है। मुख्य फसल क्या है? धान की खेती करते हैं। नेक्स्ट है, मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? तो यह सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा जो है वो सूर्य का देवता हैं, सूर्य देवता का। और इन लोग प्रकृति के पुजारी होते हैं। जो जीववाद, बोंगावाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद, टैबू, जादुई विश्वास और पूर्वज की पूजा की छाप है। और इनका जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान देवता जो हैं वह सिंहबोंगा है, जो सर्वव्यापी और निराकार हैं। जिसमें क्या करते हैं? सिंहबोंगा पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद
भोग पदार्थ या सफ़ेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। और गांव का जो देवता होता है उसको हाथू बोंगा कहते हैं। और गांव की जो देवी होती है सबसे बड़ी देवी, उसको देसावली कहा जाता है। और जो कुल देवता होता है उसको ओत्ता बोंगा कहा जाता है। और पहाड़ देवता को बुरु बोंगा। और जल देवता को क्या कहा जाता है, इकीर बोंगा। तो कुल देवता ओत्ता बोंगा, पहाड़ देवता बुरु बोंगा और जल देवता इकीर बोंगा। और इनके जो पुजारी होते हैं उनको पाहन कहा जाता है। मुंडा का जो पुजारी होता है मुंडा गांव में, वो उसको पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो होड़ो जगर कहते हैं। होड़ो जगर अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। यह मुंडा जनजाति को प्रोटो स्ट्रोलाइट श्रेणी में रखा जाता है। और मुंडा जनजाति की भाषा जो है मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। तो मुंडा जनजाति जो हैं वह प्रोटो स्ट्रोलाइट श्रेणी के हैं प्रजातीय दृष्टि से, लेकिन भाषा की दृष्टि से मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं, तो यह डाली कटारी भूमि होती है। जो पाहन को भूमि दी जाती है वो लगान मुक्त होता है। और इससे क्या होता है कि जो पाहन होता है वह पूजा पाठ में करते पूजा पाठ करते हैं, वो धार्मिक प्रधान होता है। वो पाहन का सहायक क्या कहलाता है, पुजार या पनभरा। पनभरा का काम क्या है, तो पनभरा जो है वो जब बैठकी होती है तो उसमें लोगों को नाश्ता पानी जो है वो पनभरा के द्वारा कराया जाता है। पाहन को प्राप्त होने वाले लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहते हैं। और इस एक प्रकार की और सेवा भूमि पाहन को मिलती है जिसे भूतखेता कहते हैं। सेवा भूमि एक और मिलता है, उसको भूतखेता भूमि कहते हैं। और उस भूतखेता भूमि से क्या करते हैं पाहन कि भूत प्रेत की पूजा पाहन के द्वारा की जाती है। उसकी वजह से जो भी उपज होगा उससे भूत प्रेत की गाँवों में पूजा करते हैं वो। नेक्स्ट है मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, हाथू मुंडा। जो गांव का मुखिया होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं। गांव को हाथू बोला जाता है। प्रत्येक मुंडा गांव में अपना जातीय पंचायत होता है जिसमें गांव के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। इसका प्रधान मुंडा होता है। वह गांव का मालिक भी होता है जिसे हाथू मुंडा भी कहते हैं। गांव का प्रधान क्या होता है, मुंडा, उसको हाथू मुंडा भी कहा जाता है। हाथू पंचायत का भी मुखिया होता है। और इस पंचायत में पाहन एवं अन्य बुजुर्ग लोग रहते हैं। हाथू पंचायत के अलावा कई गांवों प्रायः 5 से 20 को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं। तो पढ़ा पंचायत मुंडा जनजाति का जो परंपरागत शासन व्यवस्था है उससे संबंधित है। यह मुंडा का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, पढ़ा पंचायत का पढ़ा राजा। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को क्या कहते हैं, मानकी भी कहते हैं। तो पढ़ा राजा के मदद के लिए कौन रहता है, दीवान, कोतवाल, पांडे, ठाकुर, लाल, कर्ता, दरोगा, ये सब जो है पढ़ा राजा की को मदद करते हैं। मुंडा एवं मानकी का पद क्या है, वो ये वंशानुगत है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल एवं मुंडा जनजाति का अनुपात कुल जनजातीय जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो संथालों का लगभग 32% है। तो ऑप्शन में यह 34% और 15% लगभग संत मुंडाओं का है। संथालों की जो जनसंख्या है लगभग 31.86%। और जो 97% गांव में रहती है और 3% जो है शहर में रहती है संथाल। मुंडा जनजाति जो है तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 14.21% मुंडा जनजाति का जनसंख्या है। नेक्स्ट है मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एवं एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं, तो इसको सोसो बोंगा कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि मुंडा की पुरखा कहानी का एक मौखिक परंपरा है। कोई लिखित तो पहले होता नहीं था, तो मौखिक तरीके से जो कहानियाँ पुरखों का आता है या कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, सोसो बोंगा। यह एक बैलेट रूप में होता है। किसी भी बैलेट क्या होता है कि किसी भी महान पुरुष की जो कहानी होती है वो जब बताया जाता है तो उसको बैलेट रूप में बताया जाता है। तो यह बैलेट रूप में गढ़ी गई है। नेक्स्ट है मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है, तो यह रोहतासगढ़ से संबंधित है। रीछगढ़ रोहतासगढ़ से। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ रोहतासगढ़ से संबंधित है। आर्यों द्वारा
मुंडाओं को पूरब की ओर खदेड़ने पर वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जा बसे। जब ये आर्य द्वारा मुंडाओं को उधर से भगाया गया तो ये कहाँ गए, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। फिर उधर से भागते हुए ये बुंदेलखंड आए, वो मध्य भारत में। फिर उसके बाद रोहिलखंड होते हुए ये रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड के छोटा नागपुर में बस गए, और जिसे शेखर भूम कहते हैं। इस प्रकार झारखंड में मुंडा जनजातियों का आगमन उत्तर पश्चिम भारत से हुआ। तो यह भी पूछता है कि मुंडा जनजाति का आगमन किधर से हुआ है, तो उत्तर पश्चिम की ओर से हुआ है। और इन जो छोटा नागपुर में मुंडाओं का आने का समय है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब देखते हैं हो जनजाति से। तो पहला सवाल है, गोनोंग किस जनजाति में वधू मूल प्रथा के नाम से जानी जाती है। तो गोनोंग जो होता है वह हो जनजाति में वधू मूल को गोनोंग कहा जाता है। गोनोंग या पोन दोनों ये नाम से जाना जाता है वधू मूल को। नेक्स्ट है, हो समुदाय में वधू मूल को क्या कहा जाता है, तो यह गोनोंग कहा जाता है। जेपीएससी पूछा है 2021 में। नेक्स्ट है, बोंगा किस कबीले के देवता हैं। तो बोंगा हो जनजाति के कबीले का देवता है बोंगा। बोंगा पूजा हो धर्म का सार है। हो की धार्मिक प्रणाली जीववाद, बोंगावाद, टोटम वर्जना, प्रकृतिवाद, बहुदेववाद का सम्मिलित रूप है। हो जनजाति के सर्वोच्च देवता क्या कहलाता है, तो यह सिंहबोंगा है। अन्य देवी देवताओं में दसौली या पहुई बोंगा जिसको ग्राम देवता कहते हैं, पहुई बोंगा ग्राम देवता होता है। ओटी बोड़ोम जो पृथ्वी देवता होता है। नागे बोंगा नदी देवता, और मरांग बुरु पूर्वजों के देवता है। मरांग बुरु पूर्वजों के देवता है। इसमें जो हो जनजाति में है यह प्रमुख है। नेक्स्ट है, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो अंडी और ओपोर तिपी जो है वह हो जनजाति में एक शादी का प्रकार है। तो हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह मुख्य रूप से प्रचलित है। आंधी बापला, ओपोर तिपी, दिकू आंधी, राजी खुशी, घुसपैठी या अनादर। घुसपैठी को या अनादर एक ही है। इसके अतिरिक्त बहुत कम ही गोलट विवाह होता है। गोलट विवाह में क्या होता है कि लड़का और एक घर में लड़का लड़की हो, दूसरे घर में भी अगर लड़का लड़की हो तो आपस में ही वो शादी करते हैं, तो उसको गोलट विवाह कहते हैं। लड़का यहाँ से जाएगा और लड़की वहाँ से आएगी, तो इस प्रकार से गोलट विवाह होता है। या सेवा विवाह के उदाहरण पाए जाते हैं। घर जवाई विवाह बहुत कम होते हैं। हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय विवाह क्या है, आंधी विवाह। यह एक विधिवत विवाह है जिसमें माता पिता दूतम के माध्यम से लड़की को चुनाव करते हैं। वधू मूल को गोनोंग या पोन कहते हैं। जो वधू मूल दिया जाता है तो उसको गोनोंग या पोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंधी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह हो जनजाति में यह प्रचलित है। अब देखते हैं खरवार जनजाति के बारे में। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है। तो यह खरवार जनजाति है। इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। खरवार, खरवार वार, वार लास्ट देखिए, वार वार कौन करता है, जो बहादुर होता है वही वार करता है। तो यह एक बहादुर जनजाति है। खरवार वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। वह यह जो है अपने सम्मान के लिए सर्वस्व क्या करते हैं, न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है। तो यह खरवार के बारे में कहा जा रहा है। खरवार एक बहादुर है। यह क्या है, द्रविड़ मूल के अधिकांश विद्वान जो हैं खरवार को द्रविड़ मूल के मानते हैं। इनका मूल स्थान कहाँ था, तो यह खेरीझार था। खेरीझार। डाल्टन के अनुसार खरवार 4 उपजातियों में विभक्त थे, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। संडर ने खरवार की 6 उपजातियां बताई है, सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोक्ती या गंजू, गंजू तथा मंझिया। संडर के अनुसार सोन घाटी में बसने वाला एक जनसमूह अपने को खैरवार कहता है, क्योंकि उस क्षेत्र में खैर वृक्ष, एक वृक्ष होता है जंगल में खैर का, वह वहाँ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग ये विभिन्न रूपों में करते थे, इसलिए इनको खैरवार नाम दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सबूत के लिए, बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। तो यह खरवार जनजाति है, अपने सत्य के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो कुल आबादी, जनजातीय आबादी है वह 2.87% है, लगभग 3% के आसपास कुल जनजातियों की जनसंख्या में। और इनका जो निवास स्थान है वह लगभग सर्वाधिक जनसंख्या गढ़वा में पाई जाती है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ जो है बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खरवार जनजाति के लिए है। यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको 4 बिल्कुल याद होना चाहिए: संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार। तो ये 5 जनजाति इस प्रकार क्रम से हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई और सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? तो यह खरवार जनजाति जानी जाती है। अब सौरिया पहाड़िया के बारे में जानते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि प्रकार है? तो स्थानांतरण कृषि कौन करते हैं? तो ये सौरिया पहाड़िया करते हैं। और जो ये इनका जो कंसंट्रेशन है वह कहाँ है? राजमहल क्षेत्र में है, संथाल परगना एरिया में। और जिसको राजमहल क्षेत्र को दामिने को भी कहा जाता है। और इन्हें मुगलों इस जनजाति ने अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ नहीं सौंपा, मतलब कि ये कभी गुलाम नहीं हुए। इन्हें मलेर के नाम से भी जाना जाता है। जो सौरिया पहाड़ियाँ हैं उनको मलेर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा क्या है? मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और ललित प्रसाद जो विद्यार्थी हैं वो इनके वर्गीकरण के अनुसार जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि किया जाता है। और जो वो कृषि करते हैं स्थानांतरित कृषि, उसको क्या कहा जाता है? कुरवा। तो ये सब याद रखिए। नेक्स्ट है, मलेर किससे संबंधित है? तो अभी देखें, सौरिया पहाड़ी से संबंधित है। या राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते हैं और इनको मलेर भी कहा जाता है, सौरिया पहाड़िया को। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? तो यह सौरिया पहाड़िया में गोत्र की प्रथा नहीं है। और ये इसमें विवाह के लिए एक कुल समूह के 3 पीढ़ी तक के संबंधियों को देखा जाता है, अर्थात निकट के संबंधियों के साथ विवाह संबंध नहीं होता है। इसमें अगुआ को क्या कहा जाता है? सीढ़ू कहा जाता है अगुआ को। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो सौरिया पहाड़िया कृषि जो है स्थानांतरित कृषि करते हैं और इसको क्या कहा जाता है? कुरवा। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? तो यह सौरिया पहाड़िया है। एक ही चीज़ को कई बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में वो बैठ जाए। नेक्स्ट है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो राजमहल में सौरिया पहाड़ी वास करती है। असुर, भूमिज ये सब वहाँ उधर कंसंट्रेशन नहीं है। यह संथाल परगना में ज़्यादातर साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका जिले में निवास करती है। इनका सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो यह साहेबगंज जिला में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? तो यह सौरिया पहाड़िया है। और इनकी 1742 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र पर मराठों ने आक्रमण किया था। और 1779 ईस्वी में क्लीवलैंड भागलपुर जिले को कलेक्टर बने तो इस भूभाग को व्यक्तिगत संपर्क तथा सहानुभूति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। तो क्लीवलैंड जो है वह 1779 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था। नेक्स्ट, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में डैश जाना जाता है। तो यह सौरिया पहाड़िया है। सौरिया पहाड़ी जनजाति को राजमहल पहाड़ी के निवासी के रूप में जाना जाता है। यह आज भी जंगलों में पहाड़ियों पर निवास करते हैं। इनके एक गांव में 40 से 80 तक झोपड़ी होती है। ये अपने झोपड़ियाँ पहाड़ी ढलानों पर बनाते हैं। इनका आवास को क्या कहा जाता है? अड्डा। तो ये जहाँ रहते हैं मतलब गांव को मान के चलते हैं, गांव को उन क्या कहते हैं? अड्डा कहते हैं। जहाँ पर रहते हैं उसको अड्डा कहा जाता है। नेक्स्ट, राजमहल पहाड़ियों में उसके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है? तो यह सौरिया पहाड़िया है राजमहल के एरिया में। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो यह सूर्य के देवता हैं बेरू गोसाई। सौरिया पहाड़िया जनजाति बेरू गोसाई की पूजा सूर्य देवता के रूप में करते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बीच पूर्वज पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं। आत्मा के पूर्व जन्म में यह जनजाति विश्वास करती है, यानी पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म होता है। रिजलिन ने सौरिया पहाड़िया जनजाति के धर्म के स्वरूप को क्या कहा है? जीववाद कहा है। नेक्स्ट है, झूम किससे संबंधित है? तो यह सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि भी कहा जाता है। अब भूमिज के बारे में जानते हैं। तो
झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार जो होता है मरने के बाद उसको कमावत कहा जाता है। भूमि जनजाति में मृत्यु के बाद शव को दाह संस्कार किया जाता है। भूमि जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को ज़्यादातर मानने वाले हैं। मुखाग्नि बड़ा बेटा देता है। भूमि समुदाय के लोग लाश जलने के पश्चात राख और कुछ हड्डी को मिट्टी के बर्तन में रखकर शासन में गाड़ देते हैं तथा स्मृति प्रतीक के रूप में 2-3 पत्थर रख देते हैं। छूतक के अवधि कितने दिन होता है? 9 दिन होता है। और 10वें दिन 10 कर्म होता है और श्राद्ध कार्य जो है ब्राह्मण द्वारा संपन्न किया जाता है और श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। अब महली के बारे में जानते हैं। किस जनजाति ने बांस को एक ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? तो यह महली है। महली का जो कार्य है वह बांस से बनाना, बांस का चीज़ है उसको बनाना। महली एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में पारंगत है। इसमें सरल कारीगर शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लघु हस्तकला महली जनजाति की जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनकी पारंपरिक पेशा हरे बांस के सहारे टोकरी, चटाई, दौरा, दौरी, ओड़िया, सूप, सुपली, मौनी, चरंग, सैर, झापी, पौरी, बांसुरी, वंशी जैसे उपकरणों का निर्माण करते हैं। औरतें इस कार्य में ज़्यादा दक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो यह महली जनजाति है। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह महली जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब जानते हैं खड़िया जनजाति के बारे में। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो खड़िया जनजाति जो है इसमें द्रविड़ जनजाति विकल्प अनुसार द्रविड़ जनजाति नहीं बल्कि यह एक प्रजाति है ना। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं मुंडाओं से मिलती हैं। तो ये इनका जो परंपरा है लगभग मुंडाओं से ज़्यादा मिलता है। खड़िया समुदाय के लोग भी दावा करते हैं कि वे मुंडा नागवंशी राजा के बड़े भाई हैं। खड़िया जनजाति प्रोटो-एस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है तथा इनकी भाषा खड़िया है जो मुंडारी समूह की भाषा है। तो खड़िया जो समुदाय के लोग हैं जनजाति हैं उनका भाषा क्या है? खड़िया। और खड़िया भाषा जो है मुंडारी समूह की एक भाषा का परिवार है। नेक्स्ट है, पहाड़ी, दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो यह खड़िया जनजाति का है। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया इसमें वर्गीकृत किया गया है। पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया इन 3 उपसमूह का वास स्थान अलग अलग क्षेत्र में है। पहाड़ी खड़िया का वास स्थान पहाड़ पर होता है, इसीलिए उनका पहाड़ी खड़िया पहाड़ पर रहने के कारण होता है, इसलिए इन्हें पहाड़ी खड़िया कहा जाता है। आजकल इन्हें सवर कहा जाता है। आजकल इसको क्या कहा जाता है? सवर। ढेलकी खड़िया का वास स्थान पहाड़ के नीचे होता है जहाँ ढलान भी बोला जाता है, तो ऐसे ढेलकी खड़िया हो गया, इसलिए इनके ढेलकी खड़िया कहा जाता है। और दूध खड़िया का वास स्थान समतल भूमि में होता है, यही कारण है कि उन्हें दूध खड़िया कहा जाता है। इनमें पहाड़ी खड़िया सबसे अधिक पिछड़ा और दूध खड़िया सर्वाधिक उन्नत है। यानी जो पहाड़ पर रहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा पिछड़ गए हैं और जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप किए हैं। तो जो पहाड़ पर रहने वाले वह ज़्यादा पिछड़ गए, याद रखिएगा। और जो दूध खड़िया वो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। ढेलकी और दूध खड़िया एक साथ रहते हैं। ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया एक साथ रहते हैं और पहाड़ी खड़िया जो हैं वो पहाड़ पर ही रहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात के मामले में किस जनजाति की महिलाएं पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो यह खड़िया जनजाति में महिलाएं की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनजातीय समुदाय में का लिंगानुपात जो है वह 1003 है। और लिंगानुपात के मामले में खड़िया जनजाति की स्थिति अच्छी है क्योंकि खड़िया जनजाति में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। अब कोरवा जनजाति के बारे में जानते हैं। तो कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो ये मयारी या भयारी कहा जाता है। झारखंड की अन्य जनजातियों की तरह कोरवा जनजाति की भी अपना परंपरागत जाति पंचायत होती है। इसका मुख्य कार्य परंपरागत सामाजिक प्रथाओं का पालन करवाना है। कोरवा जनजाति में जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को भोज भात देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। अगर भोज भात देता है वो जिसको बहिष्कार किया गया है तो फिर वह पुनः समाज में शामिल हो जाता है। इसे भात भीतर कहा जाता है। भात देकर के भीतर हो जाओ। कोरवा समुदाय में
जाति पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। कोरवा जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? मयारी या भैयारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी पाई जाती है? तो यह कोरवा जनजाति जो है पलामू के एरिया में पाई जाती है। यह पलामू प्रमंडल में मूलतः पाई जाती है। गढ़वा, पलामू, लातेहार एवं गुमला जिलों के पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक जो जनसंख्या मिलता है वह गढ़वा जिला में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उसमें कोरवा भी एक है। टोटल 33 जनजाति जो है वह शेड्यूल किया गया है, जिनमें 8 जनजाति क्या है? वह पीवीटीजी हैं। तो असुर है, माल पहाड़िया है, शौरिया पहाड़िया है, परहिया है, बिरहोर है, बिरजिया है, कोरवा है और सवर है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। असुर तो झारखंड के सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो माल पहाड़िया और शौरिया पहाड़िया 2 हो गए। फिर एक हो गए परहिया और बिरहोर। बिरहोर भी बहुत प्राचीन जनजाति है यहाँ की, और यह घुमंतू जनजाति है। हंटर गैदरर भी बोला जाता है। बिरजिया, कोरवा, सवर। कोरवा, सवर, बिरजिया। असुर, माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, परहिया, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सवर, यह आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। और इनकी जो झारखंड में आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 3 लाख है, जो राज्य की कुल जनजातीय आबादी का 3.38% है। तो पीवीटीजी जो ग्रुप में हैं उनकी प्रतिशत कितनी है जनजातीय आबादी में? तो यह 3.38% है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार का माना जाता है? तो यह कोरवा है, यह शिकारी संग्रह करता है। बाकी ये लोग जो हैं वो अस्थायी रूप से अब बस गए हैं और कृषि कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदरर प्रकार के हैं? तो यह कोरवा ही है। कोरवा यह हंटर गैदरर यानी शिकारी और भोजन संग्रह करता, ये अपना शिकार मार के लाते हैं और फिर अब भोजन ग्रहण करते हैं। कोरवा जनजाति के लोग कंदमूल, फल फूल, पत्तियां, मधु संग्रह के अलावा गोंदली तथा बाजरे की खेती भी किया करते हैं। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा बिरहोर तथा कोरवा जनजाति के सदस्यों को आवासीय कॉलोनी तथा कृषि के लिए भूमि, कृषि उपकरण आदि की सुविधा प्रदान कर रही है। तो सरकार द्वारा इन लोग को यह दिया जा रहा है कि ताकि उन लोग अब सेटल कर जाएं। अब गोंड जनजाति के बारे में जानते हैं। कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो यह गोंड जनजाति का यह है बंद टोली कहलाता है, संयुक्त परिवार का। गोंड संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है। जो संयुक्त परिवार होता है वो गोंड में क्या कहलाता है? बंद टोली। गोंड में संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाई बंद कहते हैं। संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है। गोंड समाज 3 वर्गों में विभक्त है। कौन कौन है? राजगोंड, धूर या कुश्त गोंड तथा कमियाँ। इस जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गोटुल या घोटुल। तो जो गोंड जनजाति के युवा गृह है उसको गोटुल या घोटुल कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दीपा या व्यवहार। तो यह दीपा और व्यवहार क्या है? स्थानांतरित कृषि है गोंड जनजाति का। नेक्स्ट है, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो यह गोंड जनजाति में होता है। जो दूल्हा पार्टी का होता है वो सारा विवाह का सारा खर्च दूल्हे की तरफ से किया जाता है। ये गोंड जनजाति में कई प्रकार विवाह प्रचलित है, जैसे आयोजित विवाह या सहमति विवाह, जिसे वधू मूल देकर किया जाता है। लगभग सारे जनजाति में वधू मूल देने की प्रथा है। और या तो सेवा विवाह, हरण विवाह या गोलट विवाह होती है, जो सभी में लगभग प्रचलित है। आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जो लड़का लड़की के घर से खोज करके शादी की जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी है। तो यह गोंड के ही बारे में है। तो ये देख लेते हैं 5000 से। उरांव जो है लगभग ये 17 लाख के आसपास है। लोहरा जो है 2 लाख, भूमिज भी 2 लाख के आसपास, और यह गोंड जो है वह 53,000 के आसपास है। अब बिरहोर जनजाति के बारे में जानते हैं। झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या कहते हैं? तो जहाँ पर बिरहोर रहता है उसको अपने आप जगह को उसको टंडा कहा जाता है, टंडा।
बिरहोर की बस्ती जहाँ निवास स्थान होता है टंडा कहा जाता है। बिरहोर छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं जिसको कुंबा कहते हैं। जिस घर में रहते हैं झोपड़ी में तो उसको कुंबा कहा जाता है या कुरहर। ऐसी झोपड़ियों के समूह को टंडा कहा जाता है। जब बहुत से झोपड़ियों में रहते हैं लोग वहाँ उसको टंडा कहा जाता है। यही बिरहोर का गांव है जो प्रायः पहाड़ियों की चोटी या पर्वत स्कंद पर बसा होता है। बिरहोर के कुछ टंडा में गितियोड़ा पाया जाता है। गितियोड़ा क्या है? तो यह एक युवा गृह है जो अविवाहित लड़के लड़कियों का सांस्कृतिक स्थल होता है। लड़के के गितियोड़ा को क्या कहा जाता है? डांडा कंठा तथा लड़कियों के गितियोड़ा को डिंडी कुंडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उथलूस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है? तो यह बिरहोर जनजाति का है। उथलूस और जागहीस बिरहोर के दो वर्गों में बांटा जाता है। उथलू या तो भूलिया घुमक्कड़ होते हैं इन लोग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। और जांघी या थानिया जो आदिवासी हैं जो एक जगह बस गए हैं। घुमंतु बिरहोर को उथलू एवं अस्थायी जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं उनको जांघी कहा जाता है। देखिए कितना टफ नाम है, तो आपको इसको अच्छे से करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह बिरहोर के बारे में कहा जा रहा है। ये शिकारी संग्रहकर्ता हंटर गैदरर भी कहते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह जंगल का आदमी। बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। जेपीएससी पूछा है यह सवाल। बिरहोर जनजाति का नामकरण स्पष्टतः वन प्रांतर में इनके घुमंतु जीवन को ध्यान में रखकर किया गया है। बिरहोर शब्द मुंडारी भाषा के दो शब्दों बीर तथा होड़ से बना है। बीर का अर्थ होता है जंगल, होड़ का अर्थ होता है आदमी, तो यह जंगल का आदमी कहलाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हो गया जंगल का आदमी। जंगल ही इनका घर है। जंगल में वह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और जंगल के वास्तविक रक्षक, मित्र और प्राकृतिक स्वामी रहे हैं ये। अब चीक बड़ाइक के बारे में जानते हैं। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? तो यह चीक बड़ाइक जो है ना वो बहुत ही अच्छे बुनकर माने जाते हैं। चीक बड़ाइक झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। ये मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। इन्हें हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है। तो चीक बड़ाइक जो हैं हाथों से जो कपड़ा बनता है उसके जनक माने जाते हैं। चीक बड़ाइक जनजाति को दस्तकार या कारीगर जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये चीक नाम से जाने जाते थे, फिर बड़ाइक जोड़कर चीक बड़ाइक बन गया ये। अब असुर जनजाति के बारे में जानते हैं। असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी हैं? तो यह पलामू जिला में ज़्यादा पाए जाते हैं। असुर जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के लातेहार, गुमला, लोहरदगा एवं पलामू जिले में पाई जाती है। पाट क्षेत्र जो होता है पाट क्षेत्र है वह झारखंड का वह पश्चिमी एरिया है, उस पाट क्षेत्र कहा जाता है। असुर जनजाति की जनसंख्या का सांद्रण इसी क्षेत्र में है ज़्यादा संकेंद्रण। लातेहार जिले के नेतरहाट के पठारी इलाकों पाट क्षेत्र में आता है। इनका संकेंद्रण ज़्यादा है। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला इस पठारी क्षेत्र की चोटी कहीं कहीं समतल है जिसे पाट कहा जाता है। यह पाट के बारे में है। वन पाट क्षेत्रों में रहने के कारण असुरों के गांव का नाम भी पाट ही है। असुर के गांव का नाम क्या है? पाट, जैसे डूमर पाट, जोभी पाट, लोघा पाट, नरमा पाट। असुर जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो यह गुमला जिला में है। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन है? तो यह असुर ही सबसे प्राचीनतम जनजाति है ये। झारखंड के प्राचीनतम जनजाति में असुर, खड़िया, बिरहोर तथा बिरजिया है। इन जनजातियों में असुर जनजाति जो है वो प्राचीनतम जनजाति है। नेक्स्ट है ईदिमी डैश जनजाति के विवाह का तरीका है। तो यह असुर जनजाति का ईदिमी एक विवाह का तरीका है। ईदिमी विवाह की अनोखी विधि है। इसमें लड़का लड़की शादी की रस्म पूरा किए बिना पति पत्नी की तरह रहते हैं, मतलब बिना शादी किए हुए पति पत्नी की तरह पहले रहते हैं और एक दूसरे को जान लेते हैं, तभी उसके बाद वह शादी का रस्म पूरा करते हैं। जब यह अपने बच्चे तथा बच्चियों की शादी करते हैं तब ऐसे अभिभावक अपनी शादी का भी रस्म पूरा करते हैं। अनी कह रहा है कि किंतु यह पति पत्नी की तरह रहते हैं किंतु कभी न कभी इन्हें शादी का रस्म पूरा करना पड़ता है। जब ये अपने बच्चे जब बच्चा हो जाता है, बच्चे या बच्चियाँ की शादी करते हैं तब ऐसे अभिभावक अपनी शादी तब उसमें वो खुद की भी शादी करते हैं। यह असुरों को प्रचलित रीति है, असुरों में यह प्रचलित रीति है। नेक्स्ट है
वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? वीरता और कर्तव्य के लिए किया जाता है। वेद में भी असुरों का नाम आता है। असुर जनजाति असुर झारखंड की एक प्राचीनतम अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। इनका इतिहास काफ़ी प्राचीन और गौरवशाली है। इन्हें पूर्व देवता कहा जाता है। अथर्ववेद में एक पंक्ति है, यस्या पूर्ववूर्जना विचार कीरे यशस्या देवा असुरनाम्यक वर्तन। ऋग्वेद में असुरों के द्वारा निर्मित पुरों का वर्णन है। वैदिक युग से संबंधित साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि असुर पूर्व व्यवस्था के जन्मदाता थे। वेदों के पदों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी वीरता और कर्तव्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब लोहरा जनजाति के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है? तो यह लोहरा जनजाति नहीं, बाकी कोरवा, बिरहोर, हिलखड़िया ये सब जो हैं वह हंटर गैदरर हैं। बैगा के बारे में जानते हैं। बैगा जनजाति सामान्यतः डैश के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। तो हजारीबाग में यह बैगा का जो है जनसंख्या नहीं है। बाकी रांची, लातेहार और सिंहभूम में यह है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं कि जिला में बैगा का जनसंख्या पाई जाती है। तो रांची में 16 ही मात्र है, लातेहार में 30, सिंहभूम में 74, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला केरिया में ज़्यादा है। नेक्स्ट है, डैश जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकदम कहते हैं, बोला जाता है। तो यह बैगा जनजाति के ग्राम मुखिया को क्या कहते हैं? मुकदम। बैगा जनजाति की परंपरागत जातीय पंचायत गांव स्तर पर होती है। ग्राम संगठन का मुखिया मुकदम कहलाता है। यह पद वंशानुगत है। जो ग्राम मुखिया होता है मुकदम, वह पद जो है वंशानुगत है। मुकदम का सहायक क्या कहलाता है? तो सयाना एवं सीखे दोनों ये होते हैं। सयाना एवं सीखे होते हैं उनकी सहायक, मुकदम का सहायक। इनका एक संदेशवाहक भी होता है जिसे क्या कहते हैं? चारीदार। चारीदार जो होता है संदेशवाहक, संदेश को गांव में फैलाता है या बताता है। नेक्स्ट है, बैगा प्रजाति डैश को पवित्र जानवर मानते हैं। तो यह बाघ को पवित्र जानवर मानते हैं, बैगा बाघ। अब बंजारा जनजाति के बारे में जानते हैं। आल्हा उदल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। तो यह बंजारा जनजाति में आल्हा उदल के गीत गाई जाती है, उनका वर्णन किया जाता है। बंजारा समुदाय में लोक कथा और लोकगीत काफ़ी प्रचलित है। आल्हा उदल को ये अपने वीर पुरुष मानते हैं। लोक गाथाओं में इनमें जो काफ़ी प्रचलित है, बंजारा समुदाय के लोकगीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख किस में मिलता है? तो बैगा जनजाति में, बंजारा जनजाति में। बंजारा समुदाय का प्रमुख नृत्य क्या है? डंडा। प्रमुख नृत्य क्या है? डंडा। जो दंड खेलना, इसका मतलब हुआ दंड खेलना। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक है, नरसिंहा और ठपरा और चिंकारा। तो यह भी पूछ सकता है कि नरसिम्हा क्या है, ठपरा क्या है या चिंकारा क्या है। तो यह सब नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बथुड़ी जनजाति के बारे में जानते हैं। बथुड़ी जनजाति डैश भी बोला जाता है। तो इनको भूमिज भी कहा जाता है। भूमिज को ही बथुड़ी कहा जाता है। बथुड़ी झारखंड की एक लघु जनजाति है। बथुड़ी परंपरा के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की पूजा से हुई है, अतः ये अपने को क्षत्रिय मानते हैं। जो भूमिज होते हैं या बथुड़ी अपने आप को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। वे अपने को आदिवासी पुकारा जाना पसंद नहीं करते हैं। बथुड़ी जनजाति के पास भूमि होती है, मतलब उनके पास भूमि है, इसलिए ये अपने आप को भूमिज भी कहते हैं। ये अपना उपाधि मुंडा या सरदार बतलाना पसंद करते हैं। बथुड़ी अपने को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं। बथुड़ी जो होते हैं अपने आप को बाहुबली या बाहुतुली कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पीपुल्स ऑफ आर्म्स। बाहुबली का मतलब हुआ पीपुल्स ऑफ आर्म्स, अर्थात क्षत्रिय। अब बिरजिया के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो यह बिरजिया है, बिरजिया जनजाति। बाकी ये जो जनजाति झारखंड की नहीं है अनुसूचित जनजाति में शामिल। अब सदान कौन होता है? तो गैर जनजाति जो मूलवासी यहाँ के हैं गैर जनजाति हैं, लेकिन ये मूलवासी ही हैं झारखंड को, उसको सदान कहा जाता है। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो यह खेती है। सदानों का मुख्य व्यवसाय खेती है। सामान्य तौर पर गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, किंतु ऐसा है नहीं। सभी गैर जनजातियों सदान नहीं है। सदान झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, यानी यहाँ के जो मूल गैर जनजाति हैं वही सदान हैं, अर्थात सदान झारखंड के मूल निवासी हैं।
झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग 60% है और इनका व्यवसाय क्या है, कृषि है। नेक्स्ट है, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दान नहीं है? तो भूमिहर जो हैं, भूमिहार वह सदान नहीं है, बाकी तेली, तूरी, भोक्ता ये सब सारे यहाँ के मूलवासी हैं, मूल निवासी निवास करते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो यह सादरी भाषा, सदान लोगों का जो भाषा है उसको सादरी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार सदानी शब्द की उत्पत्ति निषद शब्द से हुई है। निषद शब्द से शब्द का उत्पत्ति हुई है। इस क्षेत्र में नागवंशी राजाओं के शासन के कारण इस भाषा का नाम नागपुरी हुआ। इसे सादरी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंडो आर्यन जातीय समूह सदान की मूल भाषा है, यानी यह सादरी भाषा है वह इंडो आर्यन के कैटेगरी में आता है। तो चलिए, ये पूरी जनजाति यहाँ कंप्लीट होता है। जनजातियों का करके देख लिए, और अब इसके बाद जनजातियों का संस्कृति के बारे में जानेंगे कि इन लोगों का किस प्रकार से रहन सहन, नृत्य क्या है, पोशाक क्या है, क्या कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस का चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।